ज्योमेट्री या ज्यामिति, जिसे हम कक्षा 4 से या कक्षा 3 से पढ़ना शुरू कर देते हैं, उसमें उसका विकास किस प्रकार से हुआ है, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। ज्योमेट्री शब्द दरअसल में जियोमीट्रोन शब्द से बना है। इसका जो दूसरा रूप है वो है जियोमेट्री। जियो का अर्थ होता है भूमि, धरती, और मीट्री मापन, मेज़रमेंट। तो पृथ्वी का मापन, इससे ज्योमेट्री शब्द बना है, और इसीलिए इस ज्योमेट्री को हम भूमिति भी कहते हैं। इसको हम ज्यामिति भी कहते हैं। ज्यामिति ज्योमेट्री से मिलता जुलता शब्द है, तो उसको हमने अडॉप्ट किया है। इसको हम रेखा गणित भी कहते हैं। यदि कोई प्रश्न करे कि ज्योमेट्री का विकास कब से हुआ है, तो यही कहा जा सकता है कि ठीक ठीक व्यक्ति या तारीख तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जिस किसी व्यक्ति ने, कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, उसने पहली बार अपनी अंगुली से ज़मीन पर कुछ खींचा है, वो क्षण ज्योमेट्री के विकास का माना जा सकता है। ज्यामिति के विकास में दो नाम बड़े मशहूर हैं। एक है पाइथागोरस का नाम, जिसकी थ्योरम आपने पढ़ी है, और ये पाइथागोरस ईसा से करीबन 550 वर्ष पूर्व हुए थे। कहने का तात्पर्य है आज से 2500 वर्ष पूर्व लगभग ये ज्यामिति का विकास हुआ था। लेकिन एक जो दूसरा नाम है जिनका के कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, वो है यूक्लिड। और इसीलिए ये ज्योमेट्री जिसकी कि हम चर्चा करते हैं, उसको यूक्लिडियन ज्योमेट्री भी कहते हैं। यूक्लिड ईसा से करीबन 330 वर्ष पूर्व हुए थे, और ये पहले व्यक्ति थे यूक्लिड जिन्होंने कि ज्योमेट्री को बहुत ही सिस्टेमेटिक तरीके से आधारभूत रचना करते हुए इसका विकास किया था। ज्योमेट्री के विकास में जो मूल तत्व हैं वे हैं आपके तल, बिंदु और रेखा। तल, बिंदु और रेखा। हम सब लोग ज़मीन पे बैठते हैं, वो एक तल है। ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये एक तल है, और ये कागज़ का ये भी एक तल है। ये सब तल के उदाहरण हैं। ये तल है, हर दिशा में समान रूप से बढ़ता चला जाता है। यदि बिंदु की बात करें तो इस तल के ऊपर यदि कोई बहुत हल्का सा निशान लगा दिया जाए, बहुत हल्का सा, तो बिंदु दर्शाएगा। ये बिंदु को हमने ऐसा माना है कि बिंदु में न तो लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई है। ये केवल एक स्थिति बताता है। तल, इसमें लंबाई और चौड़ाई ये तो हैं, लंबाई है, चौड़ाई है, लेकिन मोटाई नहीं है। लंबाई अनंत रूप में बढ़ता चला जाता है, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, ये सब तरफ बढ़ेगा जी। इसकी कोई सीमा नहीं है, सीमाहीन। लेकिन इसमें लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, लेकिन मोटाई नहीं होगी। क्षेत्रफल होगा इसका। तल का थोड़ी सी विकसित करना है, उसके बाद क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो ये हुआ भाई तल पर ये हुई बिंदु। और अब एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वह है हमारी रेखा का। दिवाकर जी, ये थोड़ा खड़ा कीजिएगा।
देखिए, इसे हम बिंदु माने ले रहे हैं, हालांकि मोटा है, लेकिन मान लीजिए बहुत ही बारीक है। ये बिंदु है। इस बिंदु पर ये देखिए, एक हमने धागा रख दिया है और इस धागा को हम दोनों तरफ खींच रहे हैं, खींचते चले जा 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 रहे हैं। अनंत रूप में इसे वो खींचते चले जा रहे हैं। ये आपकी तरफ भी अनंत और उधर इधर। ये एक रेखा का उदाहरण है। रेखा के बारे में हमने जो तय किया है, हमने का मतलब गणितज्ञों ने जो तय किया कि रेखा में लंबाई होगी, रेखा अनंत होगी, लेकिन इसमें मोटाई नहीं होगी। शंकर साहब, रेखा में केवल लंबाई और वो भी अनंत, जी, लेकिन मोटाई नहीं। मोटाई नहीं। बिंदु में ये स्थिति दर्शाता है, इसमें न लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई है। तल, ये उदाहरण है तल का, जिसमें कि लंबाई है अनंत रूप में, चौड़ाई है लेकिन मोटाई नहीं। मोटाई नहीं। तो ये तीन बातें हुई, तल हुआ, बिंदु हुआ और तल में और ये रेखा हुई। अब देखिए, ये तल है। इसको हम यहाँ पर देखते हैं। ये एक तल है। इस तल पर एक बिंदु है। हम कहते हैं कि तल को हमने एस माना है और ये बिंदु है, तो तल एस पर एक बिंदु है। दिवाकर जी, खड़ा कीजिएगा इसे फिर से। देखिए, ये बिंदु है, ये तल है। ये बिंदु तल पर है, बिंदु है, तल है, बिंदु तल पे है। और इस बिंदु से देखिए, तिरछा कीजिए, एक तल ये निकला, एक तल ये निकला, एक तल ये निकला, एक तल ये निकला, एक तल ये निकला। बिंदु पर तो, तल पर तो बिंदु है, लेकिन बिंदु से अनेकों तल निकलते हैं। इसकी विशेषता है। एक ही बिंदु अनेक तलों पर एक हो सकता है। एक बिंदु से, हम ऐसे कहें, एक बिंदु से अनेक तल पास होते हैं, एक बिंदु से अनेक तल निकलते हैं, गुजरते हैं। ये तल है। तल पर ही अनेक बिंदु हैं। ये तल पर एक बिंदु आपका ए है, एक बी है, एक सी है। तो तल पर तो अनेक बिंदु हो सकते हैं। इसी को यदि हम समुच्चय की भाषा में कहें, तल को हम बिंदुओं का एक समुच्चय मानते हैं। तल पर अनेकों बिंदु होते हैं और हम मानते हैं कि तल एक बिंदुओं का समुच्चय है। तो अब हम संकेत रूप में लिखेंगे, पॉइंट ए बिलोंग्स टू, या अवयव है तल एस का। ये समुच्चय की भाषा में जब हम इसे व्यक्त करेंगे, बिंदु ए में और तल एस में संबंध, तो हम कहेंगे बिंदु ए अवयव है समुच्चय एस। और क्योंकि तल, सादी भाषा में इसको ऐसे भी कह सकते हैं डॉक्टर साहब के, एस तल पर बिंदु ए है। एस तल पर एक बिंदु है। एक और देखिए, इसी चीज़ को, तल पर आपके बहुत से बिंदु हैं, ए बी सी डी, बहुत से बिंदु हैं, तो हम कहेंगे तल एस एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं ए बी सी डी, बहुत से बिंदु। जी हाँ। अब तल और रेखा की बात करते हैं। जी, ये एक तल है जी, और मान लीजिए एक ये रेखा है, सर। मोटी ज़रूर है। हाँ, ये रेखा तल पर स्थित है। जी, दिवाकर जी पकड़ेंगे आप इसे। ये नीचे जमीन, ये तल पर ये भी एक रेखा है, तल पर ये भी एक रेखा है, तल पर ये भी एक रेखा है। तो तल पर अनंत रेखाएं हो सकती हैं। जी,
दूसरी बात, यदि हम देखें कि ये हमारा तल है, तल पर अनंत रेखाएं हो सकती हैं, और ये रेखा है, एक रेखा है और ये तल है। जरा घुमाइएगा, ये देखिए, ये विभिन्न प्रकार के तल हैं, विभिन्न तल हैं ये। तो रेखा से भी रेखा से अनंत तल गुजरते हैं, तल पर अनंत रेखाएं हो सकती हैं, और एक रेखा से अनंत तल। गुजरते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ना, इनको हम ड्यूअल स्टेटमेंट्स कहते हैं, जी, दोहरे। दोहरे। दोहरे स्टेटमेंट्स क्या हैं? तल पर अनेक रेखाएं हैं और रेखा से निकलने वाले अनेक तल। ऐसे बिंदु के बारे में भी ऐसे ही बिंदु के बारे में है। बिंदु, तल पर एक बिंदु है और एक बिंदु से अनेकों तल। इसी तरह से एक बिंदु और रेखा के बीच में संबंध है। ये आपकी रेखा है, एक बिंदु है, ये अनेकों रेखा, अनेकों बिंदु है। रेखा पर। लेकिन जरा इसे पकड़ेंगे दिवाकर जी, धागा वो कहाँ पर? ये हाँ, ये देखिए, इसका ये बिंदु, ये रेखा है, एक बिंदु है, और ये देखो, ये रेखा गुजरी, ये गुजरी रेखा, ये गुजरी रेखा, ये गुजरी रेखा, कितनी ही रेखाएं इसमें से गुजर सकती अनंत रेखाएं, बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। ये भी एक ड्यूअल स्टेटमेंट है। तो ड्यूअल स्टेटमेंट्स किस किस के भी हुए? तल और रेखा के बीच में, तल और बिंदु के बीच में, बिंदु और रेखा के बीच में। ये जो तीन हमारे मुख्य अवयव थे, बिंदु, तल और रेखा, इनमें एक अटूट संबंध है, और ड्यूअल दोहरा, हाँ, दोहरा इनमें संबंध देखने को हमें मिलता है। देखिए, ये वही चीज़ बताई थी कि एक तल है और इस तल पर अनेकों रेखा हैं। हमने ये तय किया है, मान रखा है कि जो आपके बिंदु हैं उनको हम कैपिटल ABC से लिखेंगे, जी, तय कर लिया है। और हिंदी ये में भी आभासा, हाँ, और जो रेखाएं हैं उनको हम Small। छोटा l, छोटा m, छोटा n इससे दर्शाते हैं। देखिए, ये एक तल है S, और इस तल में एक रेखा है L। ये तल है S और उसमें एक रेखा है L। तो इनमें जो संबंध होगा वो होगा L एक उपसमुच्चय है S का। यहाँ एलिमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि L अपने आप में एक समुच्चय है, S एक समुच्चय है। तो दो समुच्चयों में जो संबंध होता है वो होता है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय का। तो L उपसमुच्चय है S का, इसी तरह से M उपसमुच्चय है S का। यही अंतर थोड़ा सा और स्पष्ट कर दीजिए सर। जब एक बिंदु को एक रेखा के संबंध में बताते हैं, हाँ, तो वो वहाँ पर एक सदस्य के रूप में बताते हैं। हाँ, बिंदु एक सदस्य है एक रेखा L का। तो हम कहेंगे कि A is an element of the set L। L, ठीक है ना? इसी A तरीके is an से element of the set S। हाँ, और परंतु रेखा चूंकि स्वयं बहुत से बिंदुओं का समुच्चय है, इसलिए और जब उसका संबंध हम एक बड़े समुच्चय से कराते हैं तो जो कि तल कहलाता है, तो फिर वो रेखा एक तल का उपसमुच्चय हो जाती है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं तल और रेखाओं की। आपको बताया था कि तल पे अनंत रेखाएं हो सकती हैं। जिस रूप में ये रेखाएं हमें देखने को मिलती हैं वो दो तरह की हैं। एक तो दो रेखाएं ये आपस में समांतर हैं, इनमें हमेशा हर जगह अंतर समान रहेगा, दूरी समान रहेगी। और दूसरा जो संबंध देखने को मिलता है वो है एक रेखा दूसरे को काटती है। तो कोई भी दो रेखा यदि हम ले लें एक तल पर, तो हमें दो स्थितियां देखने को मिलेंगी। पहली स्थिति कि रेखाएं आपस में समानांतर हैं या रेखाएं एक दूसरे को काटें। देखिए, समुच्चय के रूप में यदि इसी रेखाओं को देखें, दो रेखाएं समानांतर हैं। समानांतर रेखाएं कभी कटती नहीं हैं, कभी एक दूसरे को नहीं काटती। तो हम कहेंगे कि L
इंटरसेक्शन एम, इंटरसेक्शन जी, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ, सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ, एल सर्वनिष्ठ एम, ये नल सेट होगा, नहीं काट रहे हैं, मतलब कोई भी बिंदु इसमें नहीं आएगा। इसमें कोई बिंदु नहीं है, इसलिए एल इंटरसेक्शन एम ये एक नल नल सेट। सेट है। और ये दो रेखाएं एल और एम बिंदु ए पर काट रही हैं, तो हम कहेंगे कि एल इंटरसेक्शन एम ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है ए, और इसको लिखेंगे समुच्चय का एक अवयव ये है। तो दो तरह की भाषाएं, दो तरह का एक गणितीय संकेतन हमें देखने को मिलता है कि एल इंटरसेक्शन एम इज़ ए नल सेट जब रेखाएं समानांतर हैं, और यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, तो उनमें जो संबंध हमें देखने को मिलेगा वो है एल इंटरसेक्शन एम इज ए सेट हुज एलिमेंट इज ए। आगे चलते हैं। रेखा एल पर एक बिंदु ए है, रेखा एल पर ये बहुत से बिंदु ए बी सी हो सकते हैं। संकेत रूप में हम, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि ए अवयव है रेखा एल का, एम एक रेखा थी, ये एम एक रेखा है जिसके कि अवयव हैं, जिस पर बिंदु स्थापित हैं ए बी सी, और इसी तरह के और अनेकों बिंदु उस पर स्थापित हैं। दो रेखाएं एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं, जी, ये स्टेटमेंट पहले दिया था। लेकिन ये आपका एक बहुत सी रेखा है, एक बिंदु ए है जिससे रेखा एल गुजर रही है, एम भी गुजर रही है और एन भी गुजर रही है। ऐसे और भी बहुत सारी रेखाएं हाँ, इससे गुजर सकती हैं। लेकिन एक बहुत ही विचित्र एक स्टेटमेंट है कि एक बिंदु से तो अनेकों रेखाएं गुजर सकती हैं, लेकिन यदि हमारे पास दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, तो इन बिंदुओं से होकर के एक और केवल एक अद्वितीय, मतलब अद्वितीय। हाँ। यदि एक बिंदु से तो अनेक रेखाएं गुजर सकती हैं, हाँ। लेकिन ये दो बिंदु हैं, हाँ। तो उनसे एक और केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। ये जो स्टेटमेंट है एक और केवल एक, जी, ये गणित में बड़ा महत्व का है जी, और इस स्टेटमेंट को कहते हैं कि अद्वितीय अद्वितीय है, एक और केवल एक, दूसरा नहीं होगा। जी। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली केवल एक रेखा होगी और एक अद्वितीय रेखा होगी। ये हुआ अर्थ एक और केवल जी। एक का, अद्वितीय। तो ये अद्वितीयता का एक गुण है, जी। काहे में दो बिंदुओं और रेखा के बीच में। जी, थोड़ा और आगे चलते हैं। आपको बताया था कि रेखा एक अनंत रूप में बढ़ती चली जाती है, इसका कोई और छोर नहीं है। लेकिन धागा दिवाकर जी देखिए, एक यहाँ आप थोड़ा सा पकड़ेंगे, ये ऐसे पकड़िए जैसे, हाँ देखो, ये मान लीजिए एक बिंदु है जी, और उधर आपकी रेखा बढ़ रही है, मेरी तरफ भी बढ़ जी, रही है। हाँ, ऐसे ये बढ़ती चली जा रही है। लेकिन यदि आप अपनी तरफ की रेखा को छोड़ दें जी, तो ये एक रेखा बनी, ये मतलब एक सीमा हो गई एक इसकी। सीमांत बिंदु है। हाँ। और अब ये एक तरफ बढ़ रही तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इसको हम कहते हैं किरण। है। जैसे सूरज सीमांत बिंदु, जैसे सूरज, हाँ बिल्कुल आपने ठीक दिया, सूरज से निकलने वाली उनको हम किरणें ही कहते हैं। वो केवल एक दिशा, दूसरी दिशा में बढ़ेंगी। सूरज का ऐसा नहीं है कि सूरज एक ही हमारी तरफ हो, सूरज तो ब्रह्मांड में है, सभी तरफ से प्रकाश भेजता है, लेकिन हमारी तरफ आने वाली वो किरणें हैं। जी, ठीक है ना। तो ये हमारा एक किरण है। तो एक रेखा पर यदि हम एक बिंदु ए ले लें तो हमें दो किरणें देखने को मिलती हैं। एक किरण आपकी ए बी हो जाएगी और ये दूसरी किरण ये ए सी हो जाएगी। ये इस तरह से ये हाँ। आप यहाँ बीच में पकड़ लीजिए। एक किरण इधर की ये हो गई और दूसरी किरण इधर की हुई। ये सीमांत तो बिंदु है। हम ये भी कहें कि यदि हम रेखा को बीच से काट दें जी,
तो दोनों साइड जो जाएंगी हाँ, वो किरण कहलाएंगी। 2 किरणें मिलेंगी हमें, और जिनका सीमांत बिंदु दोनों किरणों का एक वो ही होगा बिंदु जो एक कटा हुआ होगा। अच्छा, ये भी हमने तय किया है कि किरण AC को हम AC के ऊपर एक तीर लगा करके जी, हाँ, दर्शाएंगे। ये AC इसका किरण। प्रतीक चिन्ह। हाँ, प्रतीक चिन्ह है, और इसका ये दर्शाता है कि सीमांत बिंदु A है और C की तरफ ये अनंत रूप से बढ़ती चली जा रही है। AB किरण की बात कहें तो सीमांत बिंदु A है और B की तरफ ये अनंत रूप से वो बढ़ती चली जा रही है। अब बात आती है, पहले रेखा थी, जी। बीच से आपने काट दिया, किरण बन गई। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो धागा जी। देखिए उधर, ये आपने काट दिया, जी। ये वहाँ भी काट दिया, यहाँ भी काट जी। दिया। अब ये जो बीच का हिस्सा है, हाँ। ये वाला हिस्सा, इसको हम ये इतना कहेंगे बचेगा रेखाखंड। टुकड़ा। रेखाखंड। जी रेखाखंड से हमारा तात्पर्य लंबाई से नहीं है, जी, ये है सेट ऑफ पॉइंट्स। हाँ, सेट ऑफ पॉइंट से रेखाखंड हाँ। बिंदुओं का एक समुच्चय समुच्चय है। है। रेखाखंड की लंबाई के बारे में हम बाद में करेंगे, अभी जो बात कर रहे हैं रेखाखंड, वो है बिंदुओं का एक समुच्चय। तो रेखाखंड बिंदुओं का एक समुच्चय है, किरण बिंदुओं का एक समुच्चय है, रेखा बिंदुओं का एक समुच्चय है, तल बिंदुओं का ये एक बिंदु। समुच्चय। तो तल, रेखा, किरण, रेखाखंड, ये सब हमारे बिंदुओं के समुच्चय हैं। और आप देखते हैं कि थोड़ा और आगे चलते हैं दिवाकर जी। एक ये पकड़ लीजिएगा, इस धागे को मुझे दे दीजिए। देखो भाई, ये एक बिंदु है। एक बिंदु है, थोड़ा सा, हाँ देखिए, ये एक किरण है, एक ये किरण है। थोड़ा सा दिवाकर जी इसको धागे को और थोड़ा छोड़ेंगे, इधर से पकड़िए। देखिए, एक किरण, दूसरी किरण, ये 2 किरणें यहाँ पर जाकर के मिल रही हैं, एक बिंदु पर मिलती है। एक बिंदु पर मिल रही हैं। यहाँ पर आकर मिली। आप रॉड को पकड़ लीजिएगा, केवल रॉड को पकड़ लीजिए। हाँ हाँ भाई, देखो, एक किरण ये हाँ, और एक किरण ये दोनों किरणें मिल रही हैं, एक बिंदु से निकल रही हैं। जी, ये जो फिगर बनती है, आकृति बनती है, इसको हम कहते हैं कोण। कोण। ये पूरी आकृति। ये पूरी आकृति। अब देखिए, ये कोण छोटा हो रहा है, घट रहा है, ये कोण बढ़ रहा है। बड़ा हो रहा है, किरणें फैलेंगी। ये कोण छोटा हो रहा है, और छोटा हुआ, और छोटा हुआ, और छोटा हुआ, और छोटा हुआ, ये बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, एक स्थिति ऐसी आएगी और बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये सब उदाहरण हैं कोण कोण के। की। कोण 2 किरणों का एक यूनियन है, जी। संयोजन है, हाँ, संघ है। संघ है। हाँ, 2 किरणों का संघ जो कि एक बिंदु पर जाकर के मिलती है, उसको हम कहेंगे कोण। कोण। ये कोण का एक उदाहरण है। यहाँ पर AC एक किरण है, AB एक किरण है, और इन दोनों किरणों का जो संघ है उसको हम कोण कह रहे हैं। हमें संकेत रूप में लिखते हैं, एंगल A इज इक्वल टू AB यूनियन AC। कोण A, AB और AC किरणों का एक संघ। संघ है। तो ये जो संयोजन हुआ है काय का, समुच्चय का, जी, और बिंदु, रेखा, तल, इससे एक नई तरह के गणित का विकास होता है। गणित के विकास में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपने एक बार अंक गणित का विकास किया था, जी, फिर अंक गणित में संख्याओं के स्थान पर आपने अक्षर लिखना शुरू कर दिए थे, जी, XYZ, हाँ, बीज लिखना मतलब। बीज लिखना। तो एक नए मैथमेटिक्स का सृजन हुआ।
बीज गणित जिसको कि आपने बीज गणित कहा। पहले रेखा गणित पढ़ते थे और रेखा गणित में फिर आपने उसको एक व्यापक रूप देने के लिए आपने संख्याओं को आपने बीजों से लिखना शुरू, एक्स वाई जेड से लिखना शुरू किया। जी तो एक अंक गणित का, अब वहाँ पर भी आप जोड़ रहे हैं, एक्स और वाई जोड़ रहे हैं, एक्स और वाई का गुणा कर रहे हैं, एक्स का वाई में भाग दे रहे हैं। जो संक्रियाएं आप कहाँ करते थे? अंक गणित में अंक गणित में करते थे, संख्याओं के साथ करते थे। वो वही- सारा का सारा आपने रिपीट कर दिया बीज गणित। बीजों के साथ में, बीजों के साथ। और एक नई गणित का सृजन हुआ जिसे हम कहते हैं बीज बीजगणित। ऐसे ही रेखा गणित हम पढ़ते चले आ रहे थे, तल पढ़ा, बिंदु पढ़ा, कोण पढ़ा, एक तरफ हमने समुच्चय पढ़ा। जी अब गणितज्ञों ने क्या किया कि इन दोनों को भाई मिलाओ, इनको पास पास लाओ, जी समुच्चय के द्वारा ज्योमेट्री का विकास करो। जी तो इस तरह की जो ज्योमेट्री का विकास हुआ है एक नई दिशा देता है हमें। जी और ये ज्योमेट्री, इसका यहाँ पर जब हम अभी रेखाओं की बात कर रहे हैं, कोणों की बात कर रहे हैं, जब हम और दूसरे प्रकार के जैसे कि सर्किल की बात करेंगे, वृत्त की बात करेंगे, या और आगे चल कर के हम स्फीयर की बात करेंगे, हाँ। वहाँ पर हर जगह आपको समुच्चय और ज्यामिति जी। के जो मूल क्या है, मूल तत्व हैं, उनमें आपस में संबंध देखने को मिलेगा। अभी आपको बताया था कि कोण ये आपके छोटा होता है, बड़ा होता है। इन कोणों को हमने छोटे और बड़े मापन की दृष्टि से इनका एक वर्गीकरण किया है। एक कोण तो हमने समकोण बताया है, जैसे कि ये जमीन पर यदि ये लंब, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो समकोण समकोण होगा। इससे धागे से बना के हाँ, बन सकता है। ये देखिए, एक ये तल है, हाँ एक ये जो किरण कोण ये है और एक ये है, ये आपस में कोण बना रहे हैं और जी। ये कोण समकोण है। हाँ, तो इसको हमने समकोण कहा है। तो ये समकोण है। समकोण से जो छोटा कोण है उसको हमने न्यून कोण कहा है। न्यून कोण से जो बड़ा कोण है, समकोण से बड़ा, समकोण से जो बड़ा कोण है उसको हमने अधिक अधिक कोण कोण कहा है। कहा है। और एक विशेषता और है, रॉड देखिए, इस रॉड पर देखिएगा, ये जो कोण बन रहा है एक सिरे से लेके दूसरे सिरे। सिरे तक का, हाँ, ये एक इसको हम सरल रेखा पर बना हुआ कोण कहते हैं। और ये सरल कोण को हमने ये तय कर रखा है कि इसका माप 180 डिग्री के बराबर जी होगा। तो कोणों के आपको प्रकार देखने को मिले, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और 180 डिग्री वाला कोण। कोणों के बारे में दो एक बातें और बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि यदि आपका एक कोण ABC है और दूसरा कोण BCO है, इनकी एक सम्मिलित भुजा OB है, तो ये जो दो कोण हैं, कोण AOB और कोण BOC, ये आसन्न कोण कहलाते हैं। आसन्न, पास पास, हाँ मिले हुए हाँ, मिले हुए कोण, यानी जिनकी जिनकी एक भुजा भुजाएं उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है। और ये जो आसन्न कोण यदि ये मिलकर के ऐसे हो जाते हैं कि ये 180 डिग्री का कोण बनाने लगे, जी। 180 हो जाएं, हाँ तो इनको हम कहते हैं रेखीय युगल। रेखीय युगल, रेखीय युगल, मतलब एक रेखा पर दो युगल। हाँ। अब देखिए, एक ज्योमेट्री के अध्ययन का एक नया पक्ष लेते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास दो रेखाएं हैं, एक रेखा है AB और दूसरी रेखा है CD। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को O बिंदु पर काट रही हैं। अब यदि हम कोण AOC और कोण BOD इनको यदि हम नाप लें तो ये कोण आपस में बराबर मिलते हैं। जी इसी तरह से यदि आपका कोण एक BOC और कोण AOD यदि हम इनको नाप लें तो ये भी हमें ये भी बराबर मिलते बराबर देखने को मिलते हैं। तो नापने के आधार पर हमने एक ये तथ्य निर्धारित किया जी कि यदि दो रेखाएं आपस में काट रही हैं तो उनके जो शीर्षाभिमुख कोण हैं
ये सम्मुख कोण हैं जी। ये आपस में बराबर होंगे। ये तथ्य हमने काहे से निकाला? नाप। नाप कर। हाँ। और कोई से दो कोण ले लीजिएगा, यदि उनको हम आपस के आमने सामने के कोणों को नाप लें तो ये कोण हमेशा बराबर आते हैं। यदि ये जो कोण है यदि आप इसको मोड़ दें ओ बिंदु पर तो ये कोण और ये कोण एक दूसरे को ढक लेंगे। इसी तरह से यदि हम इस आकृति को इस तरह से मोड़ दें जी। तो ये जो ऊपर नीचे के कोण हैं ये कोण एक दूसरे को ढक लेंगे। ये तथ्य आपने निर्धारित किया है नाप करके, जी। ढक एक दूसरे के ऊपर रख करके ये हमने तथ्य स्थापित किया। एक और तथ्य देखिए, ये हमारे पास ए बी और सी डी ये दो समांतर रेखाएं हैं जी। और इन समानांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काट रही है जिसे हम कहते हैं कि एक तिर्यक रेखा जी। है प्रतिच्छेद करती है। ए बी और सी डी दो समांतर रेखा हैं, एक तीसरी रेखा तिर्यक रेखा उनको काटती प्रतिच्छेद है, करती उनको प्रतिच्छेद करती है। तो देखने में यह है कि यदि आप कोण ई एम बी और ई एन डी यदि इनको नाप लें जी। तो ये दोनों कोण बराबर आते बराबर आते हैं। हैं। एक बड़ा विशेष गुण है समानांतर रेखा जी। का। दो समानांतर रेखा उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये जो कोण बनते हैं, इन कोणों का जो समूह बनता है, ये दो कोण बनते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये हमने नाप करके देखा। जी। हमने ये देखा था कि ये कोण और ये कोण सम्मुख कोण है, जी, बराबर बराबर है। आपने ये देखा कि ये कोण और ये कोण बराबर हैं, जी। तो निष्कर्ष ये निकलेगा कि आपका ये जो कोण एम पर बना हुआ एक ये कोण और दूसरा ये कोण ये आपस में बराबर होंगे। जी। हाँ। इन कोणों को हम एकांतर कोण कहते हैं। हाँ। एक अंतर हाँ। है, अंतर जो है एक जैसा है इनमें, जी। एकांतर कोण है तो बराबर होते हैं। तो दो तथ्य सामने का आए, एक तो इन कोणों को हमने संगति कोण कहा था, संगति कोण बराबर होते हैं और एकांतर कोण बराबर होते हैं। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य देखने को मिलता है कि इस एम पर बना हुआ कोण बी एम एन और एम एन डी इन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा जब काटती है तो तीन बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य देखने को मिलते हैं। जी। पहला, एकांतर कोण बराबर होंगे। जी। दूसरा, संगति कोण बराबर होंगे। और तीसरा, ये जो दो अंतः कोण बन रहे हैं एम और एन बिंदुओं पर, इनका योग 180 डिग्री के बराबर होगा। एक ही ओर के इस आधार पर हम समानांतर रेखाओं को भी परिभाषित करते हैं। यदि दो रेखाएं इस तरह की हैं और तीसरी रेखा के द्वारा कट रही हैं कि एकांतर कोण बराबर हों तो हम कहेंगे कि रेखाएं समांतर होंगी। संगति कोण बराबर होंगे तो भी रेखाएं समांतर होंगी। और अंतः कोणों का योग एक ये ही दो ओर के समकोण अंतः के कोणों बराबर का। है तो रेखाएं समांतर होंगी। तो समानांतर रेखाओं को तय करने के ये हमारे पास दो तीन विकल्प हैं। जी। और थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये एक त्रिभुज है ABC त्रिभुज। त्रिभुज का तात्पर्य हमारा तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति। जी। तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति। देखिए ये तीन भुजाएं हैं। जी। एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, ये बंद आकृति बना रही हैं? नहीं बना रही हैं। इसलिए ये त्रिभुज नहीं। इसलिए ये त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज के लिए आवश्यक है कि ये तीनों बंद आकृति इस तरह से मिल जाए। तो ये हुआ त्रिभुज। जी। अच्छा, इस त्रिभुज का कागज था इसके ऊपर, एक टुकड़ा ये रहा। हाँ देखो भाई, ये त्रिभुज है और इसी के बराबर का एक ये दूसरा हमने टुकड़ा है। क्या ये त्रिभुज है? हाँ, है। क्या ये त्रिभुज है?
नहीं है। त्रिभुज में तो केवल 3 भुजाएं होती हैं। जी ये त्रिभुजा इसमें तो 3 भुजाओं के अलावा भी बीच में कुछ और चीज़ हमें दिखाई दे रही है, क्षेत्र। इसलिए ये त्रिभुज नहीं। त्रिभुज नहीं है। ये है त्रिभुजाकार क्षेत्र। क्षेत्र। तो त्रिभुज और त्रिभुजाकार क्षेत्र में हम अंतर करते हैं। त्रिभुज में केवल 3 भुजाएं, बीच से हमें कुछ लेना देना नहीं। लेकिन ये जो आकृति है इसमें 3 कोरें तो हैं, लेकिन 3 कोरों के साथ में कुछ और भी बीच में देखने वाला को भी मिल रहा है। इसलिए ये त्रिभुजाकार क्षेत्र का नमूना है, त्रिभुज का नहीं। त्रिभुज केवल ये है, त्रिभुज केवल ये है, और ये है त्रिभुजाकार क्षेत्र। त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण ही होते हैं बस। त्रिभुज में हाँ, 3 त्रिभुज में 3 आपकी भुजाएं हैं हाँ। और आपके तीन 3 कोण हैं और 3 शीर्ष बिंदु हैं। बस प्रश्न आता है कि यदि इस त्रिभुज के तीनों कोणों को हम माप लें तो इनका माप कितना आएगा। हाँ हम माप करके देखना चाहते हैं कि ये जो त्रिभुज के 3 कोण हैं, इनका ये माप आखिर होगा कितना, योग कितना होगा। ये कितना होगा। कोण ए धन कोण बी धन कोण सी, या भली बात जानते हैं कि ये 180 के बराबर होता है। लेकिन हमें थोड़ा सा एक क्रिया करके, प्रैक्टिकल करके, नाप करके हम देखना चाहते हैं कि वाकई में ये है कितना। जी दिवाकर जी यहाँ एक कैंची से काटेंगे आप इसे, ये जो लाइनें हैं। जी जी। हाँ, देखिए एक ये कोण सी के बराबर एक ये कोण है, जी ये ए के बराबर है। ए के बराबर ये एक कोण है, और ये बी के बराबर एक कोण। ठीक है, जी इस त्रिभुज को हमने काट लिया है। अब देखिए ये जो सी कोण है इसको हम यहाँ पर अटैच किए दे रहे हैं, और ये जो ए कोण है इसको हम यहाँ लगाए दे रहे हैं। हमें देखने को मिल रहा है कोण ए, कोण बी और कोण सी ये एक सरल रेखा में आ गई हैं। जी इनके तीनों को जो आधार हैं ये वो एक सरल रेखा में आ गए हैं। सरल रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है। इसलिए और किसी विधि से नहीं, केवल नाप करके हमने ये देख लिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है या 2 समकोण के बराबर होता है। ऐसे ही सिंह साहब जो संगत कोण, एकांतर कोण की बात कर रहे थे और हाँ। सम्मुख कोण, इनको भी नाप कर ही बताना चाहिए शुरू में बच्चों से। हाँ, नाप कर कराना चाहिए, ना कि सीधा सीधा हम बता दें कि बराबर ये शीशाभिमुख कोण बराबर होते हैं, बल्कि नाप कर यदि करवाते हैं बच्चों से, प्रत्येक बिल्कुल बच्चे से, बिल्कुल। जो तो जितनी ये अवधारणा बिल्कुल पक्की हो दिवाकर जी जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा है। जो प्राथमिक स्तर की ज्योमेट्री है या उच्च प्राथमिक स्तर की ज्योमेट्री है, उसको शुरू में केवल नाप करके, थ्रो मेजरमेंट, थ्रो सुपरपोजिशन, कागज़ को मोड़ करके, काट करके, एक दूसरे के ऊपर रख करके, इस तरह से हमें ज्योमेट्री को पढ़ाने की और आवश्यकता सिंह है। साहब यहाँ मैं एक बात और शिक्षकों से बताना चाहूँगा कि जहाँ तक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तर या हम विभिन्न स्तरों पर देखते हैं कि प्रश्नावली के प्रश्न ही कराए जाते हैं। यदि आप किताबों को देखें उसमें तमाम ये गतिविधियाँ दी गई हैं, सब बीच बीच में निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार के कागज़ को मोड़कर एक्टिविटीज़ कराएं, किस गतिविधि के द्वारा कौन सी अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। कृपया दो प्रश्नावली के बीच के वे पन्ने जिनमें कुछ लिखा है, गतिविधियां हैं, शिक्षकों के लिए कुछ निर्देश हैं, उनको अवश्य पढ़ें और उसके आधार पर गतिविधि भी कराएं। हाँ, दिवाकर जी हमारी पुस्तकों में जी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण के बराबर जी। होता है। इसका उन्होंने उत्पत्ति दी है, जी। इसका प्रूफ दिया हुआ है। उसको मैं समय सीमा को ध्यान में रखते हुए वो छोड़ दे रहा हूँ। जी त्रिभुज से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य और देखने को आता है। ABC एक त्रिभुज है, BC भुजा
को आगे बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है ACN, इसको हम बाह्य कोण कहते हैं, बाही कोण। एक्सटर्नल एंगल, हाँ। है ना। तो ACN ये एक बाह्य कोण है त्रिभुज ABC का। बाही कोण तो एक भुजा को बढ़ाने से बनता है, एक भुजा को हमने बढ़ा दिया है। और त्रिभुज के बाहर बना हुआ कोण। हाँ। अच्छा, अब देखिए, ये हमने फिर वही काटने वाली बात थी। जी। इस कोण को काट इस B कोण के बराबर काट करके, ये कोण B इसके बराबर है, हमने नाप करके काटा है। B कोण के बराबर ये रख दिया और A कोण के बराबर हमने इसे चिपका दिया। ये त्रिभुज ABC था, B कोण के बराबर काट करके हमने यहाँ फिक्स कर दिया, जी। A कोण के बराबर काट करके हमने ये सेट कर दिया। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि कोण ACN जो B और C का जोड़ है, जी। ACN कोण है, कोण A और कोण B का जोड़ है। जी। तो नापने के आधार पर हम एक बार फिर से निष्कर्ष निकालते हैं कि बाह्य कोण अपने दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। जी। हाँ, पर वो दूर वाले कोण होने चाहिए। हाँ, दूरस्थ जो कोण है ना, सुदूर एक कोण, ये सुदूर पे जो स्थित कोण B और C हैं, जैसे चित्र में देख रहे हैं, 4 के सबसे पास वाला जो अंतः कोण है वो 3 है, तो उसको छोड़कर दूर के जो कोण है 1 और 2 उनके योग के के बराबर। बराबर होता है। ठीक है। ये एक बार फिर से देखिएगा कि ABC एक त्रिभुज है, जी। इस पर एक बाह्य कोण B है, एक C पर एक बाह्य कोण बना है और एक और एक A पर बाह्य कोण बना है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग तो हमने देख लिया था, कितना था वो? 180। 180 डिग्री था, दो समकोण के बराबर था। प्रश्न उठता है कि त्रिभुज के जो बाह्य कोण थे, जी। जी इनका योग कितना? जी। जी बिल्कुल। तो एक तो भाई वो नापने वाली प्रक्रिया देख लें। हाँ। एक हम बहुत ही एक अनूठी प्रक्रिया देखने के लिए यहाँ पर प्रयास करेंगे। दिवाकर जी थोड़ी सी तकलीफ देंगे आपको। जी आप थोड़ा सा अपना एक इधर थोड़ा सा आ जाइए। हाँ भाई, एक सीधा एक हाथ अपना फैलाइएगा। ये अब आप 90 अंश से घूम जाइए। मुंह आपका किधर हो गया? इस साइड में, दीवार की तरफ हो गया। एक बार फिर से 90 अंश की तरफ घूम जाइए, 90 डिग्री। देखो, दिवाकर जी का पहले मुंह सामने की तरफ था, अब ये 180, अब ये घूम गई है, इनका मुंह पीछे हो गया। इन्होंने एक आधा चक्कर पूरा कर लिया, 180 डिग्री से ये घूम गए। दिवाकर जी एक बार फिर से इसी प्रक्रिया को दोहरा दीजिए, उधर से ही ले लीजिए चाहे तो। सामने से। हाँ, सामने से कर दीजिएगा। ये अब कितना घूमे आप? 90 अंश से घूमने पर ये स्थिति बनी। स्थिति बनती है। और एक बार 90 से घूम लीजिए, 180 अंश। 180। ये पहले आपका हाथ इस तरफ था, अब हाथ दूसरी तरफ हो गया। पहले हाथ किधर था? इस तरफ था। इस तरफ था। और अब हाथ, पहले मुंह किधर था आपका? सामने की तरफ था। और अब मुंह आपका पीछे की ओर हो गया। देखो, ये घूमने वाली, बस ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। ये घूमने वाली प्रक्रिया से आपने बताया कि हम जब घूमते हैं, एंगल जब हम घूमते हैं 90 डिग्री से क्या स्थिति बनती है, 180 से घूमते हैं तो क्या स्थिति बनते हैं, 270 से घूमे हैं तो क्या स्थिति बनेगी, और पूरा एक चक्कर लगा लें तो क्या? तो आप फिर से उसी स्थिति में आ जाएंगे। छोटा सा प्रयोग था ये जो आपने घूम करके बताया है, इसका हम यहाँ उपयोग करना चाहते हैं। देखो भाई, जरा ध्यान से देखिएगा। एक ये पेंसिल है, पेन। हाँ ये पेन है। ये देखिए, हमने इस पेन को घुमाया, एक अंत बिंदु यहाँ पर पहुँचा दिया और ये स्थिति बनी। ये पेन कितना घूम गया?
इतने ये बाह्य कोण के बराबर, ठीक है ना। फिर उसी दिशा में घुमाइए बाह्य कोण के बराबर, ये स्थिति बन गई। अंत में एक बार फिर से घुमाइए, इस बाह्य कोण के बराबर, वही स्थिति आ गई जो देखिए, पहले थी। इस स्थिति से चले थे, ये स्थिति बनी, ये ये घूमे स्थिति बनी, जी, और फिर बाह्य कोण के बराबर घूमने पर ये स्थिति बनी। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, जी बिल्कुल, आप एक पूरा चक्कर थोड़ा सा लगा के देखिएगा। हाँ, एक हाथ फैला के ये 90 से घूमिए, ये 180 से घूमिए, ये 270 से घूमिए, ये 360 से घूमिए। जिस स्थिति में पहले थे उसी स्थिति में आप आ गए। जी, आपने कितना घूमा? पूरा एक चक्कर, एक चक्कर। इसका कितने डिग्री घूमा? 360। 360 डिग्री। आप पूरा एक चक्कर 360 डिग्री घूमने के बाद जिस स्थिति में पहले थे उसी स्थिति में फिर से आ गए। जी। अब जरा मेरी मदद यहाँ पर कीजिएगा। देखिए ये था, इसको आप किनारे पर ले जाइए, ये घुमाइए, ये कितना घूमे? इस बाह्य कोण के बी के बराबर। अब आगे बढ़ाइएगा ऐसे, और बढ़ाइए और बढ़ाइए, बस घूम जाइए। हाँ, कितना घूमे आप? बाह्य कोण सी के बराबर, बाह्य कोण सी के बराबर। आगे चलिए, ये फिर घूमिए, ये कितना घूमे आप? बाह्य कोण ए के बराबर, बाह्य कोण ए के बराबर। किस स्थिति में आ गए? वापस पुरानी स्थिति में, वापस पुरानी स्थिति में। जिस स्थिति से आपने शुरू किया था उस स्थिति में आप फिर से आ गए। आप कितना, ये पेन कितना डिग्री घूम गई? ये 360 360 घूमा। जिस स्थिति में थे उस स्थिति में पुनः आ गए। आपने एक चक्कर लगाया था, कितना घूमे थे? 360 डिग्री। यहाँ ये पेन कितना घूमा? 360 अंश। तो निष्कर्ष क्या निकालेंगे हम? कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। जी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जी, कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 360। दो समकोण के बराबर जी। होता है। चार समकोण। चार समकोण के बराबर। बाह्य कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, 2 समकोण, बाह्य कोणों का योग 4 समकोण। एक और देखते हैं। ये दिवाकर जी, जी। अभी आपने त्रिभुज की बात कही, अब ये चतुर्भुज है हमारे पास। जी, प्रश्न यह है, आप कह सकते हैं साहब त्रिभुज के तो ठीक है आपने निकाल लिया, चतुर्भुज का क्या होगा? नाप के देखते हैं, नाप के देखते हैं। जी, कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास में, केवल हम ना घूम करके नाप करके देखना। हाँ दिवाकर जी चलिएगा, बढ़ाइए इस पेंसिल को आगे, आगे ले जाइए, आगे ले जाइए, ये आगे घुमाइए, कोण बी के बराबर कोण की घुमाया। बराबर, ठीक। आगे बढ़ाइए, ठीक, और घूमिए, फिर ये ठीक है। आगे बढ़ाइए पेंसिल, ये और घूमिए, ये कोण डी भी हो गया, हाँ, और और चलिए, आगे बढ़ने पर हाँ, कोण ए भी हो गया। किस फिर- स्थिति में पहुंचे? वापस उसी स्थिति में आ गए, वापस उसी स्थिति में आ गए। ये पेंसिल कितने डिग्री घूमी? 360 अंश। निष्कर्ष क्या निकलेगा? कि इन चारों चतुर्भुज के चारों बहिष्कोणों का योग 360 चतुर्भुज के चारों बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री। त्रिभुज में क्या देखा था आपने? तीनों बाह्य कोणों का योग 360। 360। चतुर्भुज में क्या देखा? चारों बहिष्कोणों का योग 360 अंश। 300। अच्छा, एक और करके देखते हैं। ये त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया। देखो ये क्या क्या पंचभुज में भी यही चीज निकल के आती है। देखते हैं पंचभुज में। ये पंचभुज है, इसके बाह्य कोण है। अब हम बाह्य कोण के हाँ, पहले आगे बी पहले आगे बढ़ के सबसे ये, पहले बी कोण के बराबर हाँ, ये हमने घुमा ठीक। दिया। हाँ, आगे आगे चलिए, बढ़े, कोण सी के बराबर घुमा दिया। ठीक फिर आगे बढ़े, कोण डी के बराबर घुमाया। ठीक, फिर आगे बढ़े, कोण ई के बराबर घुमाया। हाँ। फिर आगे बढ़ने पर ए पर आए और कोण ए के बराबर घुमाया। किस स्थिति में पहुंचे? पुनः वापस उसी स्थिति में पहुंचने पर कितनी डिग्री आपने ट्रेस किया? 360 अंश। हाँ, निष्कर्ष क्या निकला? कि पंचभुज के पांचों बहिष्कोणों का योग 360 अंश होता है।
3 स्थितियों को हमने देखा। त्रिभुज के बाह्य कोण, बैठ लीजिए प्लीज, थैंक यू। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग, पंचभुज के बाह्य कोणों का योग। हर बार कितना आया? 360 360 डिग्री। अब क्योंकि 3 के लिए सत्य है, 4 के लिए सत्य है, 5 के लिए सत्य है, तो अब किसी भी बहुभुज के लिए ये सिद्ध होगा, सत्य होगा। हम निष्कर्ष निकालते हैं, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री का होगा, 4 समकोण के बराबर होगा। देखिए, ये जो निष्कर्ष निकाला है, हमने कोई प्रूफ नहीं दिया, हमने निष्कर्ष निकाला है काहे कि घूम कर, या हम इन एंगल्स को नाप करके भी तथ्य निकाल सकते थे। प्रोट्रैक्टर से नाप लें, चांदी से नाप लें, वो आपका योग 360 डिग्री आएगा। ये जो निष्कर्ष हमने निकाला है, इस विधि, निष्कर्ष निकालने की विधि को हम कहते हैं आगमन विधि। जी सेंगर साहब जी, आगमन विधि। आगमन विधि क्या बताती है कि नाप करके, मोड़ करके, काट करके, सुपर इम्पोज करके, घूम करके जिस तथ्य को हम स्थापित करते हैं, उस विधि को कहते हैं हम आगमन विधि। तो ये जो निष्कर्ष हमने निकाला है, ये आगमन विधि से निष्कर्ष निकाला है कि त्रिभुज के किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360। वहाँ पर भी आपने त्रिभुज के केस में अंतः कोणों को नाप करके निष्कर्ष निकाला था कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180, 2 समकोण। अब कैसा ही त्रिभुज ले लीजिए आप जी, हैं, चाहे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ले लिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल ले लिए, राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, किसी भी तरह का ट्रायंगल ले लीजिए, अंतः कोणों को काटिए, नापिए, एक लाइन में रखने की कोशिश कीजिए, ये इनका योग हमेशा 180 डिग्री की। तो ये जो 2 तथ्य हैं, कौन कौन से? अंतः कोणों का योग नाप करके जी, अंतः कोणों, बाह्य कोणों का योग नाप करके, घूम करके, ये जो तथ्य आपने स्थापित किए हैं, इस विधि को हम कहते हैं आगमन विधि। जब हमने शुरुआत की थी सम्मुख कोण से, तो बताया था सम्मुख कोण मोड़ दें तो आपस में बराबर होते हैं, या नाप लें तो बराबर होते हैं। कौन सी विधि थी वो आगमन विधि। वो भी एक आगमन विधि थी। इसी तरह से समानांतर रेखाएं, उनको तिर्यक रेखा काटती है, संगति कोणों को नाप लें, बराबर आए, एकांतर कोणों को नाप लें, बराबर आए, अंतः कोणों का योग 2 समकोण होता है, हैं? ये किसी भी तरह की आप समानांतर रेखाएं से एक तिर्यक रेखा से इनको कटवा दीजिए, ये रिजल्ट निकलेंगे। ये जो तथ्य निकला है वो भी आगमन विधि से था। आगमन विधि ज्यामिति के पढ़ने में, पढ़ाने में, ज्यामिति को सीखने में बड़ी सहायक है जी। और प्रारंभिक अवस्था में आगमन विधि का बिना नाम बताए हुए जी, ये तो विधि है, लेकिन हाँ, हमें मालूम होना है कि ये आगमन विधि है, और आगमन विधि से हम ये तथ्य स्थापित कर रहे हैं जी। कक्षा 8 की जितनी भी ज्योमेट्री है, कक्षा 9 और 10 की जितनी भी ज्योमेट्री है, जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, उन सब के रिजल्ट्स हम आगमन विधि से निकाल सकते हैं। तो मेरा साथियों, ये आपसे ये निवेदन रहेगा कि इस आगमन विधि को जितने से ज़्यादा प्रोत्साहन देने की कोशिश कीजिएगा, और उसके बाद में जब ये आगमन विधि से काट करके, नाप करके, मोड़ करके, घूम के ये तथ्य स्थापित कर दें, उसके बाद हम ज्योमेट्री के प्रूफ्स पर आएंगे। हाँ डॉक्टर साहब, यही उचित है कि पहले आगमन विधि से बच्चे के दिमाग में तथ्य को बैठा दिया जाए जी कि ये सत्य है, और उसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ, ज्यामिति प्रमाण बाद में दिया जा सकता है, जिससे उसे समझने में काफ़ी आसानी होगी। एक उदाहरण और देते हैं, जैसे कि आपका एक षटभुज बना हुआ है जी, तो षटभुज के अंतः कोणों का योग निकालना है जी, तो इसे हम उत्पत्ति दे सकते हैं जी, कुछ हमें रचना करनी होगी, त्रिभुज में बांटना होगा। त्रिभुज एक दूसरे से सटे हुए हैं जी, और हर त्रिभुज के अंतः कोणों का योग मालूम है जी, तो हम सिद्ध कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि इसके अंतः कोणों का योग कितना होगा। जी आपने ये 3 त्रिभुजों में बांटा है षटभुज को? हाँ, 4 में बटा है, 1, 2, 4 में बटा है। हाँ, तो इस तरह से ये आपका निकल आएगा
उपपत्ति के ऊपर हम अभी जोर नहीं दे रहे हैं। आप इसको प्रूव करने की एक दूसरी आपकी उपपत्ति हो सकती है षट्भुज के। तो ये रहा भाई एक जो आधारभूत ज्योमेट्री है, हाँ इसको बारे में आपसे चर्चा की। एक 2 मिनट आपका और लेंगे जी, बिल्कुल। इससे पहले कि आप करनी पर आए। देखिए, ये ज्योमेट्री के सीखने सिखाने में एक जियो बोर्ड का जो इस्तेमाल है जी ये बड़ी सहायक होता है। इसको हम जियो बोर्ड कहते हैं, जी। हैं ज्यामिति बोर्ड या जियो बोर्ड। इसको कैसे बनाया है डॉक्टर साहब, पहले ये बता दें। हाँ, इसमें बड़ा साधारण सा है क्योंकि इसकी रचना आपने कैसी की है, हाँ, ये जब तक आप शिक्षकों को नहीं बताएंगे तब तक आपकी बात नहीं पूरी होगी। ये रचना बड़ी साधारण सी है जी है, इसकी। हाँ। एक ही बोर्ड है ये, हाँ। साधारण सा बोर्ड है और ये करीबन 8 या 9 इंच लंबा है जी हाँ। और इसमें समान दूरी पर हमने बिंदु लगा दिए। बिंदु लगा रखे हैं। कितने बिंदु हैं एक लाइन में? इसमें 1 2 3 4 5 6 हैं। 6। आप 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है। जी। और ये हमने एक बोर्ड तैयार कर लिया। लेकिन ये जो आपकी कीलें गड़ी हुई हैं, हाँ। ये जो आपके वर्ग हैं, हाँ। वर्ग के शीर्षों पर बनी हुई है। हाँ। अब देखिए, ये मान लीजिए क्या बना दिवाकर जी? ये एक त्रिभुज है। एक ये त्रिभुज बन गया ये, हैं? और ये भी एक त्रिभुज बन गया जी। और देखिए ये भी त्रिभुज बन गया, हैं? अच्छा, एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों में कुछ अंतर देख सकते हैं आप। एक ये भी हमारा एक त्रिभुज है, जी। इसको हम कहेंगे कौन सा अधिक कोण त्रिभुज। हाँ। एक न्यून कोण बनाइए दिवाकर जी, आप बनाइए न्यून कोण त्रिभुज। ये, हाँ, इसके तीनों कोण न्यून कोण आपके न्यून कोण हैं। एक और इसे ऊपर बढ़ा दीजिएगा, ऊपर ले जाइए उसको। ये ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ये और ये भुजाएं बराबर हैं। जी। तो ये कैसा त्रिभुज बना? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज है। और ऊपर ले जाइएगा समद्विबाहु त्रिभुज। जी। एक ही आधार पर बहुत से हमने समद्विबाहु त्रिभुज बनाए। जी। आगे चल कर के एक आपके यहाँ एक जब बिंदु पथ की बात करेंगी तो बिंदु पथ में ये एक प्रमेय वो आता है। देखने को आएगा। हाँ। अच्छा दिवाकर जी, ये एक रेक्टेंगल बनाइएगा, इसमें डाल दीजिए। ये एक आयत है। जी, बड़ा आयत बना दीजिएगा थोड़ा सा, ये और बना को थोड़ा सा आगे वालों में डाल दीजिए। ये आयत, ये कहाँ आयत बनाया आपने? ये एक आयत बनाया, ठीक है। जब हम खींचते हैं कागज़ से, बोर्ड पे बनाते हैं जी, और इसमें आकृति बनाने में इसमें थोड़ी सहूलियत है। हमको उन्हीं कीलों के ऊपर इनके रबर बैंड को घटाते बढ़ाते हुए हम ये दिवाकर जी इसका एक वर्ग बनाइएगा। थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लीजिए, ये वर्ग बन गया। जी। तो आपने आयत बनाया था, ये वर्ग बन ये गया। वर्ग है। वर्ग बन गया। अच्छा, इसको आप इस पर डाल दीजिए, कील को इस कील पे डाल दीजिए, ये इसको इधर डाल दीजिए। हाँ, ये क्या बना? तीन चार, हाँ, ये आकृति कैसी बनी? देंगे तो ये समान- समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है और एक समांतर चतुर्भुज बन गया। तो आपने वर्ग बनाया, आयत बनाया और देखिए और बनाइए ये समांतर चतुर्भुज। ये भी समानांतर। ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज है। तो आपने आयत बनाया, वर्ग बनाया, जी। समांतर चतुर्भुज बनाया। अच्छा देखिए, एक इस आकृति को आप क्या कहेंगे? इस आकृति को हाँ, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कहेंगे। और इस आकृति को क्या कहेंगे? ये समांतर चतुर्भुज हो गया। और इस आकृति को क्या कहेंगे? ये फिर समलंब चतुर्भुज समलंब हो जाएगा। चतुर्भुज है।
तो समलंब चतुर्भुज, वर्ग, आयत, समांतर समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज, जी ये सब आपने बनाए हैं। अच्छा, अंत में बना के हम ख़त्म करेंगे इसके। ये है आपका एक इसको थोड़ा सा इधर डाल लीजिएगा, ये बनाइएगा इसे, क्या करना है? एक आयत बना दीजिएगा। ये एक आयत आयत है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, ये हमने कर दिया, ये कर दिया, इसको यहाँ से एक ये इस पर एक और बना दीजिए, ये डालिए। एक थोड़ा सा अलग करने के लिए अलग आप कलर का, अलग कलर की ले लीजिएगा, ये ले लीजिएगा। हाँ वो अलग कलर का ले लीजिए। एक ही आधार पर एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज आयत, हाँ वर्ग बना दीजिए या वो या समलंब आयत बना दीजिए। ये बहुत सुंदर भाई, हाँ देखिए, हाँ ठीक है, देखिए, हाँ हाँ देखो, ये जो बना है, ये जो एक आयत है, हाँ ये जो लाल रंग की रबर बैंड से बना है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, और इन दोनों के आधार आधार एक ही है, एक ही है। यहाँ ऊंचाई भी एक ही है। एक ही आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच में आपने हाँ, एक आयत बना दिया है और एक समांतर चतुर्भुज बना दिया है। आप देखें कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में बराबर होंगे, बुझा वगैरह ये आप देख सकते हैं। तो एक आपकी ज्योमेट्री में एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है थ्योरम है कि एक ही आयत और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। बराबर होते हैं। दिवाकर जी, ये एक जियो बोर्ड का, इस पर भी विस्तार से कभी फिर चर्चा करेंगे, है ना, इसके डिफरेंट यूजेस क्या है। एक इसको थोड़ा सा हटा दीजिएगा, एक दूसरा बोर्ड, एक दूसरी तरह का, हाँ यहीं पर थोड़ा सा प्रश्न खड़ा कर दें आपके सामने। दिवाकर जी, आपने वर्ग बना लिया जी, आपने आयत बना लिया जी, आपने समबाहु त्रिभुज बना लिया था जी, और आपने अधिक कोण और न्यून कोण और समकोण ये त्रिभुज बना लिए थे। क्या आप इस पर एक समत्रिबाहु त्रिभुज बना लेंगे? समत्रिबाहु त्रिभुज इस पर बनाना मुश्किल जरा होगा। कोशिश कीजिए। कोशिश करते हैं सर। हाँ, ये लीजिए, ये अगर तीनों भुजाएं बराबर हों जिसकी, अगर हम 3 सेंटीमीटर लेते हैं, हाँ। या 3 इकाई लेते हाँ हैं, 3 इकाई लेते हैं, अब यहाँ पर बढ़ाने पर हमें कहीं भी 3 इकाई मिली नहीं मिली, नहीं मिल पाएंगे। अब मिली नहीं, नहीं मिली, नहीं मिली, बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे। नहीं मिली। और छोटा करके भी देखते हैं, ऐसा करने पर ये बगर ज़्यादा होगा, क्योंकि ये तो 2 हैं और ये 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा है, तो नहीं बना। बिल्कुल नहीं ठीक मिल है साथियों, एक बोर्ड बनाइए, कोशिश कीजिए और उस पर एक समत्रिबाहु त्रिभुज बनाने की कोशिश कीजिएगा। बोर्ड पे बहुत सी चीज़ें बना ली, ये तो फेल हो गए समत्रिबाहु त्रिभुज बनाने में। क्यों दिवाकर जी? पाएंगे। इस बोर्ड पर आप कोशिश कीजिए, बन पाता है कि नहीं। अच्छा, एक दूसरी तरह का बोर्ड यहाँ पास में नीचे और रखा था, उसे ले लीजिएगा। हाँ, जो इसकी जियो बोर्ड की रचना है वो पहले वाले से कुछ भिन्न है। वहाँ पर वर्गों के शीर्षों पर आपकी कीलें गड़ी हुई थी। यहाँ पर हमने ये छोटे-छोटे समत्रिबाहु त्रिभुज बनाए हैं। ये जो छोटा एक ट्रायंगल है, जी। ये ट्रायंगल है, ये समत्रिबाहु त्रिभुज है, ये समत्रिबाहु त्रिभुज है, ये समत्रिबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर जो कीलें गड़ी हैं ये एक समत्रिबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर गड़ी हैं। उसकी रचना और इसकी रचना में अंतर है। अंत में हम ख़त्म करते हैं। देखिए, ये डालिएगा, इसे 2 इकाई डालिए, इसमें एक कोई शक्ल बनाइएगा, हेक्सागन बनाइए।
6 साइड से हाँ हाँ, ये आप अलग अलग इसमें शक्लें बना सकते हैं। इसमें ये जो इसके त्रिभुज से संबंधित बहुत सी हमारी थ्योरम्स हैं, कैसे मीडियंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, मध्यकाएँ एक बिंदु पर कटती हैं, शीर्ष से डाले हुए लंब एक बिंदु पर कटते हैं, कोणों के अर्धक ये एक बिंदु पर जाकर के मिलते हैं। ये सारी की सारी रचना है, इनको हम आगमन विधि से, ध्यान रखिए, आगमन विधि से नाप करके, खींच करके, ड्रॉ करके हम यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। बात तो बहुत लंबी चौड़ी हो सकती है इस जियो बोर्ड के ऊपर। एक तीसरी तरह का जो जियो बोर्ड है, ये है आपका वृत्त के ऊपर बना हुआ है। एक वृत्त है, उसकी परिधि पर हमने कीलें गाड़ दी हैं, एक कील बीच में बड़ी है। अब यहाँ पर बना करके आप बहुत सी ज्यामितीय आकृतियाँ हैं, इस पर भी बना सकते हैं। ये केंद्र पर कोण बन रहा है, एक परिधि पर कोण बन रहा है। एक आपके पास थ्योरम है, देखने को मिलेगी कि केंद्र पे बना हुआ कोण और परिधि पे बना हुआ कोण ये एक दूसरे के दुगने हुआ करते हैं। नाप करके हम इसे देख सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा। और मैं एक बार फिर से जोर देना चाहूँगा अपनी आगमन विधि के ऊपर। कृपया आगमन विधि को जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप हाईलाइट कर सकें उतना हाईलाइट करने की कोशिश कीजिए। बहुत तो साथियों, हमने आधारभूत ज्यामिति, इस पर काफ़ी रोचक प्रस्तुति अभी देखी डॉक्टर आर.पी. सिंह साहब के मार्गदर्शन में। हम आपको फिर बार बार बता दें, ये सारी आगमन विधि की जो गतिविधियां आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कोई इतर गतिविधियां नहीं, ये सभी गतिविधियां आपकी पाठ्य पुस्तकों में दी गई हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम पाठ्य पुस्तकों के उन पन्नों को भी पढ़ें जिनको अभी तक हम छोड़ देते हैं। उनमें सारी गतिविधियां, क्रियाकलाप, कागज़ को मोड़ कर करना, जियो बोर्ड, इसमें कुछ जो एक दो चीज़ें छूटी थी वहाँ हम उसकी प्रतिपूर्ति यहाँ से कर रहे हैं। अब आपने जो उपकरण यहाँ पर देखे हैं, जियो बोर्ड वगैरह, आप अपने लिए बना सकते हैं, अपनी कक्षाओं के लिए बना सकते हैं। और इन सब का एक सबसे जो हम कहें धनात्मक रूप ये है कि ये छोटे छोटे जियो बोर्ड बिल्कुल आसानी से बन जाते हैं और प्रत्येक बच्चे के लिए दिए जा सकते हैं। शाला में ये बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं और हर बच्चा इन पर काम करके देख सकता है। हम जो बोर्ड पर काम करते हैं उसमें प्रत्येक बच्चा, दूर वाला बच्चा है वो चाहता है, उसको दिखता नहीं है, वो भी काम करना चाहता है, पर कहीं कहीं जो हमारे बताने में जो गैप रह जाता है उसकी पूर्ति ये छोटे छोटे उपकरण करने में सहायक सिद्ध होते हैं। और इन उपकरणों के माध्यम से यदि हम कोई गतिविधि कराते हैं तब अवधारणा बहुत अच्छी तरह बच्चों में बैठ जाती है और फिर हम आगे बढ़ने में बच्चों को बहुत मदद कर सकते हैं कि आगे के जो प्रमेय हैं या उपपत्तियां हैं या उनके प्रूफ हैं, सॉल्यूशंस हैं, सवालों को हल करने की विधियां हैं, तब बच्चे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ज्यामिति में आपने देखा है कि पूरी ज्यामिति हम गतिविधियों के माध्यम से कितने रोचक तरीके से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। आशा है कि इन गतिविधियों को, इन क्रियाकलापों को आप अपने कक्षा शिक्षण में भी उपयोग में लाएंगे। अब हम कक्षा 9वीं के एक और कॉन्सेप्ट, एक और अवधारणा पर आपसे चर्चा करना चाहते हैं। शुरू में जब हम हाई स्कूल में या 9वीं में आप बच्चों को देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं संख्याओं को लेकर हमारे सामने आती हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, और जब उनकी घात और घातांक या ऐसी कोई बात आ जाए तो समस्या और बड़ी हो जाती है। हमारे कुछ शिक्षक साथियों में भी कभी कभी ये कमी देखने को मिली है। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है करणी या सर्स। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे विषय विशेषज्ञ हैं श्री DPS सेंगर साहब। आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं आदिवासी विकास विभाग में, और हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने दीर्घ अनुभवों से इस पर प्रकाश डालें।
नमस्कार शिक्षक साथियों। दिवाकर जी ने और डॉक्टर आरपी सिंह जी ने अभी बताया कि मुझे बहुत लंबा अनुभव है। पिछले कई साल से तो मेरा अध्यापन से साहब का छूट चुका है, लेकिन हाँ, उससे पहले मैंने काफ़ी समय तक इस व्यवसाय में अपना योगदान दिया है। मित्रों, आज चर्चा का विषय है करनी। करनी को बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको और बताना चाहूँगा।